चलिए आज एक नया एक्ट स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल एक्ट है कहीं कहीं पर, ठीक है। पूरा एक टेक्निकल नहीं है, कहीं कहीं पर यह टेक्निकल हो जाता है और इजी समझ में आने वाला एक्ट है, ठीक है। हाँ, इसकी लैंग्वेज जो थोड़ी सी है, लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो लैंग्वेज पे ध्यान देना है, वर्ड्स पे ध्यान देना है। दो तीन चीजों की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझनी है। शुरू में डेफिनेशन जो दी गई, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, बड़े उन्होंने डिफाइन नहीं किया, लेकिन हमें समझना है इस सेट का पर्पस। आज हम मेनली क्या करेंगे, एक इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एक ओवरव्यू देखेंगे कि वास्तविकता में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है क्या, और इसके बारे में बहुत सारी चीजें। वैसे क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल वे पे चला जाता है ये एक्ट, और हमें बहुत ज्यादा टेक्निकल वे पे नहीं जाना, सबसे पहले बता दूं, क्योंकि हमें एज एन एडवोकेट या एज अ जज हमें काम करना है। इसके साथ साथ एक कुछ और एक्ट भी पढ़े जाते हैं, जैसे बैंकर्स एक्ट वगैरह, क्योंकि जो चेक है या हुंडी है या आपका जिसका आपने बोला कि बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे समझ में ना, डीडी का नाम सुना होगा आपने, जैसे पैसा जमा कर देते बोले डीडी करा दी, इसको बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट। जब आप, तो ये सारे ये क्या है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। एक चेक होता है, एक प्रोमिसरी नोट है, जिसमें आपको समझ में आ रहा है वर्ड यूज कर रहा है प्रॉमिस, कोई प्रॉमिस वगैरह करता है। तो अपन एक एक चीज करके देखते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे, देखिए इसका नाम, नाम क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक्ट तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा, ये कब का है, 1881 में पास होने वाला एक्ट। तो जनरल नाम है इसका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब होता क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। दो शब्द आपके सामने आ रहे हैं, एक नेगोशिएबल शब्द है, एक इंस्ट्रूमेंट शब्द है। आ रहे हैं दो शब्द के, नहीं आ रहे। तो जब आपके सामने दो शब्द आ रहे हैं, एक शब्द है नेगोशिएबल और एक है इंस्ट्रूमेंट, तो अगर हम बात करें तो जो नेगोशिएबल का मतलब होता है कोई चीज जिसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफर, कोई ऐसी चीज जिसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है रिटन डॉक्यूमेंट। क्या होता है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट। तो अगर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इजी वे में समझना चाहते हैं, तो मतलब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है। मतलब जिस भी चीज में ट्रांसफरेबिलिटी होती है, ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब होता है ट्रांसफर करना, निगोशिएशन का मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को चीजें पहुंचाना। तो कोई ऐसी वस्तु, वस्तु का मतलब क्या होगा, कोई रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन मस्ट, देयर मस्ट बी अ रिटन डॉक्यूमेंट। तो कोई ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करता है, हम अपनी एक आसान भाषा में इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी डेफिनेशन है, हम इसको जर्नली क्या कर सकते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में पढ़ सकते हैं। समझ में आया यहां तक, ठीक है। तो क्या आपसे कोई पूछेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो क्या बताओगे, कोई पूछेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है तो क्या बताओगे। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बोलोगे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको क्या कर सकता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, इसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अब देखिएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कॉन्सेप्ट कहां से आया। सबसे पहले कभी कभी सोचा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया होगा। तो अपन इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की हिस्ट्री, थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को, एक मिनट। चलिए अब देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। प्राचीन समय की अगर हम बात करें, एंशियंट टाइम की, ठीक है, अभी की नहीं, हम बात करते हैं बहुत पुराने समय की। बहुत पुराने समय होता क्या था, देखिए कॉन्सेप्ट, कोई एक्ट को लाने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो अगर हम जाते हैं हिस्ट्री की तरफ, सबसे पहले किसी एक्ट की हिस्ट्री पढ़ोगे, किसी को लाया क्यों गया, हिस्ट्री में जाते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं। एक हम इसकी मेकिंग की हिस्ट्री पढ़ेंगे और एक इसको लाने के लिए हिस्ट्री पढ़ेंगे। दो हिस्ट्री हमें यहाँ पे देखनी है कि एक तो इसको मेक कैसे किया, जैसे आईपीसी की जर्नल हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, कि आईपीसी के बारे में हम क्या पढ़ लेते हैं कि आईपीसी को कब से लाया गया था, फर्स्ट लॉ कमीशन ने उसको रिकमेंड किया था, देन उसके आधार पर लाया गया था। वैसे ये कुछ चीजें हैं।
तो देखिएगा, सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूं कि हिस्ट्री के बारे में क्या होता था जब व्यक्ति पहले, बहुत पहले, मतलब हमारे एक सिस्टम चलता था जिसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। सुना इसका नाम, बार्टर सिस्टम का? चावल के बल्दी आटा, ठीक है। पहले कोई पैसा नहीं चलता था, बहुत पुरानी समय की बात है। समझो आप बाजार गए, आप क्या करते हो, खेती आटे की करते हो, सामने वाला चावल दो तो मैं आटा दे दिया, दूसरा चावल दे दो, तो इस टाइप से क्यों ट्रांजेक्शन, क्योंकि जब मनी नहीं थी तो ये चीजें चलती थी, बार्टर सिस्टम। पैसा नहीं होता था व्यक्ति के पास, अभी भी मतलब ये कुछ समय मान लीजिए 50 साल के पहले तक भी ये चलता रहा है, लेकिन इसमें कुछ डिफिकल्टीज आई। अब हुआ क्या, जो ये बार्टर सिस्टम था, लोग जब पैसा नहीं था तो बार्टर सिस्टम को यूज करते थे, और बार्टर सिस्टम खूब यूज हुआ। इसको एक्सचेंज बोला जाता है। इसमें लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति, विनिमय भी बोला जाता है इसको, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से चीजों को एक्सचेंज करता है। जैसे समझो किसी व्यक्ति का गाय भैंस पली है, तो उसको क्या चाहिए, उसके यहाँ दूध होता है, और आपको क्या चाहिए, आप उससे दूध ले आए, बदले में आप क्या क्या होता है, खेती होती है, तो उसमें आप उसको भूसा दिया तो अपनी गाय को भूसा खिलाएगा। इस प्रकार से चीजें होती थी। लेकिन हुआ क्या, इसमें चीजों का दोहराव बहुत ज्यादा होता था। क्या पता कोई क्या चावल ही चावल भर जाए, तो बेचारा आदमी चावल ही चावल दिन भर थोड़ी ना खाएगा। समझो मेरे यहाँ क्या है, आप मेरे साथ दूध ले गए, चलो ठीक है, और हर आदमी मुझे चावल दे जाए, तो मैं चावल का अकेला क्या करूंगा, मुझे चावल के साथ साथ क्या चाहिए, अन्य चीजों की भी आवश्यकता है। तो बार्टर सिस्टम में क्या हुई, कुछ खामियां थी। इनमें क्या होता था, चीजों का दोहराव होता था, मतलब रिपीटेड चीजें आ जाती थी व्यक्ति के पास। अब जब एक व्यक्ति के पास चावल ही चावल आ जाएंगे, वो क्या करेगा, चावल ही चावल तो ही ना खिलाएगा। अब वो कह रहा है वेज बिरयानी भी बना ले, तो उसको वेज बिरयानी के लिए बेचारे को आलू भी चाहिए, मटर भी चाहिए, ठीक है, गैस भी चाहिए, गैस भी ना हो तो कम कम चूल्हा के लिए, मतलब कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए, तेल भी चाहिए। तो इन चीजों को जब कठिनाइयां आई, तो फिर हम कहां पहुंचे, हम एक मनी लेकर आए इन्हीं चीजों से बचने के लिए। मनी के माध्यम से क्या हो गई, चीजें एक हद तक खत्म हो गई। अब पैसा दो आपके पास और चीजों को लेते जाओ। आज जो अपने यहाँ होता है, आज ऐसा तो नहीं है कि आपको जा रहा है दुकान तो आप उठा के ले जाओ, मम्मी लो 5 किलो गेहूं निकाल ला, जल्दी हम बाजार जा रहे हैं। रेस्टोरेंट में जाओ तो 10 के मतलब खाना खाया, बिल आया तो उसके हिसाब से दे दिया, नहीं। सीधा सीधा क्या है, मनी आ गई आज की डेट में, पैसा आया। जब पैसा आया तो पैसे से क्या हुआ, हमारे जो ट्रांजेक्शन हुए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करने के, ये आसान हो गए। हमने क्या किया, किसी ने इजीली हमारा बिजनेस होने लगा, और चाहते भी हम कि बिजनेस इजी वे पर हो। अब जब पैसा आ गया, पूरी बाजार में पैसा ही पैसा आ गया, छा गया, और बिना पैसे के कुछ हो ही नहीं सकता था। अगर समझिए अब किसी व्यक्ति को क्या करना है, बिजनेस करना है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति के पास पैसा ना और वो बिजनेस करे, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और कभी कभार ये चीजें भी आती है कि व्यक्ति के पास पैसा है तो, लेकिन एट अ मूवमेंट पैसा नहीं होता। पैसा तो है लेकिन एट अ मूवमेंट नहीं होता। और पैसा जब आया तो लूट वगैरह भी चलने लगी। उसे पता चला, आपने देखा होगा, फिल्मों में सुना होगा कि कोई व्यक्ति पैसा लेके जा रहा था, किसी ने पैसा ही लूट लिया। तो अब ऐसा नहीं कि कोई सिस्टम परफेक्ट है। तो अब आपको पता होगा, जब व्यापार होने लगा, जब व्यापार करने लगे लोग, बार्टर सिस्टम खत्म हो गया, फिर मनी ने उसकी जगह ले ली। अब मनी की उपलब्धता को लेकर भी सवाल उठता था कि हो सकता है किसी व्यक्ति के पास मनी होना, आज ना हो उसके पास, कल हो जाए। और व्यापार के लिए एक चीज बड़ी जरूरी होती है, व्यापार निरंतर चलना चाहिए, व्यापार रुकना नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में, क्योंकि वो डिमांड एंड सप्लाई का रूल चलता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर मैं चीज खरीदूंगा नहीं तो मुझे नुकसान नहीं है, जो बेच रहा है सामने वाले उसको भी तो नुकसान है ना। वो चीज स्टॉक रखा है, जैसे आप समझो बोलोगे वो मुझे चीज नहीं दे रहे, तो सामने वाले की बेचना भी मजबूरी, अगर आपकी खरीदना मजबूरी है तो। क्योंकि अगर वो नहीं बेचेगा तो एक्सपायरी हो रही, और अगर वो नहीं खरीदेगा तो जो मैन्युफैक्चरर है वो कहां से उसको बेचेगा, तो सबका माल रुका है। तो व्यापार का मतलब होता है निरंतर चलना। अब हुआ क्या, इसी के लिए चीजें आई हैं। अब मनी कहीं किसी व्यक्ति के पास समझो नहीं हुई, अब क्या करे व्यक्ति। तो अंग्रेज जब भारत में बड़े स्मार्ट थे बहुत हद तक, तो उन वो मेनली आए थे भारत में बिजनेस करने के लिए। जब वो बिजनेस करने आए तो उन्होंने यही कठिनाइयों को देखा कि कहीं पैसे लेके जाते हैं तो कोई व्यक्ति लूट लेता है पैसों को, ज्यादा मनी भी नहीं लेके जा सकते, और बिना पैसे के व्यापार कर नहीं सकते। अब वो इंग्लैंड से आए हैं, यहाँ पे चावल और आटा लेके तो आए नहीं थे। क्या आपने उससे क्या पूछा कि भैया हमें काली मिर्च चाहिए, मतलब वो मेनली मसालों के लिए आए थे सबसे पहले। अब आपने कहा कि भैया काली मिर्च तौल दो 1000 किलो, हम इंग्लैंड में जाके बेचेंगे। अब तुम कह रहे कि बल्दे पे पैसा, अब भारत में भी स्मार्ट हो गए तो बोले दो भैया पैसा। ज्यादा पैसा लेके चल नहीं सकते हैं, या चल भी सकते हो तो हमेशा सिक्योरिटी तो ना लेके आप चल सकते हो। तो पैसा लेके आदमी ज्यादा चल नहीं सकता था,
और बिना पैसे के आपको कुछ चीज मिलती नहीं थी, क्योंकि बार्टर सिस्टम हो चुका था खत्म, और बार्टर सिस्टम की उपयोगिता का कोई मतलब भी नहीं था। आप इंग्लैंड से क्या लेके आ रहे हैं, हमें क्या मतलब, कहा तुम खाते होगे, कहा लेके आते होगे, हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने क्या किया बिजनेस को जब, और हमारा उद्देश्य भी ये था, ऑब्जेक्ट था कि व्यापार निरंतर चलता रहे, व्यापार में किसी प्रकार से क्लॉज मतलब उस पर रोक ना लगे। तो हमने क्या किया, मनी की उपलब्धता के लिए कुछ चीजें लेके आए। जैसे हम लेके आए, समझो चेक, हम लेके आए बिल ऑफ एक्सचेंज, हम एक चीज आपका लेगा प्रॉमिसरी नोट। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट केवल यही चीज है, लेकिन हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो केवल 3 ही चीजों पर लागू होता है। ऐसा नहीं है, अगर आप और एक्ट पढ़ोगे जैसे बैंकर्स एक्ट वगैरह, उसमें बहुत सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बताए हैं। क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई उसका मतलब था कोई ऐसी चीज है जो रिटन डॉक्यूमेंट जिसको ट्रांसफर किया जा सके। तो ऐसे बहुत सारे रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं लीगली। लेकिन हम अगर बात करें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की, तो वो केवल 3 चीजों पर जनरली एप्लीकेबल होता है, कुछ कंडीशन में 3 से ज्यादा भी एप्लीकेबल हो सकता है। अब हुआ क्या, समझिएगा। अब शिवम को जाना है कहीं पे व्यापार करने। अब शिवम को लगता है यार अगर 50 लाख रुपए रख के ले जाएंगे तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्या क्या दिक्कतें हैं, एक तो पुलिस वाला पूछेगा कहां से आया, अपने पैसे को लेके बताओ, का पता 2 दिन तुम्हें कोतवाली में बैठाए रहे। अपना पैसा तुम कहां से वो पूरे डॉक्यूमेंट लेके जाओगे कि हम इनकम टैक्स भरते हैं, हमारे पास यहां से पैसा आया। पैसा लेके चलने में दिक्कत है, कोई व्यक्ति लूट भी सकता है। इतना पैसा लेके चलोगे, सेफ्टी का भी दिक्कत है। तो तुमने क्या किया कि बुक में चेक लेके चलो। चेक में क्या दिक्कत है, जब तक तुम साइन ना करोगे या कुछ करोगे नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। तो व्यक्ति ने क्या निकाल लिया उसकी जगह, चेक जैसी चीजें निकाली। अब जब चेक की कॉम्प्लिकेशन देखें, दूसरा, लोगों को पता है लोगों के पास पैसा नहीं है अभी। समझो आप मेरे पास आए और आपने कहा कि चलो मैं बुक का मैन्युफैक्चर हूं, आप एक दुकान खोले और आप ग्राहक हो। मेरे पास आए आप कि सर मुझे बुक चाहिए। हमने कितनी, बोले 1 लाख रुपए की। हमने कि पैसा, बोले सर पैसा तो अभी है नहीं, पैसा फंसा हुआ है। तो मैं कहता हूं कि मैं बुक ना दूंगा। इसमें नुकसान केवल इनका नहीं है, मेरा भी है। अब एडीपीओ की समझो वैकेंसी अभी आई और मुझे भी पता है कि दिसंबर के बाद एडीपीओ के बैरक बिकने नहीं है। अगर मैं इसको बुक नहीं दे रहा हूं तो ये तुम्हें ना देगा, और तुम अगर नहीं लोगे तो तुम इसे पैसे नहीं दोगे। तो अगर तुम नहीं लोगे तो बुक तो मेरी भी रुकी हुई है ना। सिस्टम तो यही चलता है ना। मैं मैन्युफैक्चरर हूं और मैंने अगर बुक छाप के रख ली, और ये हमारे पास आए एक दुकानदार, समझो एक छतरपुर के दुकानदार है मेरे पास है, इन्होंने बोला 2 लाख रुपए की किताबें दे दो। मैंने कहा पैसा दो, ये कह रहे हैं कि सर पैसा दूंगा लेकिन किताब तो बिकने दो, अभी बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है। मैं कहूंगा मैं किताब नहीं दे रहा, तो केवल नुकसान उसका नहीं है, उसका तो है ही नुकसान, नुकसान मेरा भी है। वो कहीं और से बुक ले लेगा लेकिन मेरी किताबें तो फंस गई ना। तो मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि मैं इनको किताब दे दूं। अब बदले में क्या किया जाए, तो मैं इनसे कह सकता हूं तुम बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिस किया तो मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम पैसा देगा। मुंह का प्रॉमिस नहीं, लिख के प्रॉमिस करो। जब लिख के प्रॉमिस करोगे तो इस आधार पर अगर तुम पैसा नहीं दोगे ना, तो मैं तुम्हारे ऊपर कोर्ट में क्या कर दूंगा, इन दोनों आधारों पे क्या करूंगा, सिविल सूट आपके ऊपर दायर कर दूंगा। और पैसा प्लस पैसे का जो पैसा था 2 लाख प्लस उसका ब्याज वसूल लूंगा। इसीलिए ये एक्ट लाया गया है। फ्री फ्लोइंग हो गई ना मनी। जैसे आप जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं भैया उधार कर लो। एक तो जनरली छोटे छोटे उधार होती है, 100 500 1000 5000 के। कुछ लोग क्या कर लेते हैं, इस प्रकार की बोल देते हैं अच्छा ऐसा करो एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दो, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं प्रॉमिसरी नोट, तो मुझे प्रॉमिसरी नोट लिख के दो। कुछ लोग क्या करते हैं, बोले चेक ही लिख लो। अब चेक बाउंस हो जाए, क्या दिक्कत आई कि नहीं आई। चेक तो लिख दी उसने 2 लाख की, समझो जी आए थे पैसा, बोले सर 1 महीने बाद निकाल लेना, चेक ले लो अभी। हमने ठीक है ले ली, 3 महीने तक चेक से निकाल सकते हैं जिस दिन डेट की होती। इन्होंने क्या किया, चेक हमने बैंक में डाली, चेक हो गई क्या बाउंस, पैसा ही नहीं इनके बैंक में। अब दिक्कत आई। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये बताता है कि चेक क्या है, चेक कैसी कैसी होती है, चेक के समय क्या क्या चीजें देखनी है, चेक के सारे संबंध में रहो। और चेक अगर बाउंस हो जाएगी तो व्यक्ति क्या करेगा। उसने बताया कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, हम बोल रहे हैं ना बिल ऑफ एक्सचेंज कर दो। होता क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज, इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, बिल ऑफ एक्सचेंज का एग्जांपल चेक भी है और इसका एग्जांपल डिमांड ड्राफ्ट जिसको डीडी बोलते हैं, इसका एग्जांपल है। तो बोल रहा है कि भैया क्या होता है, तो पहले बताएगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर कैसे होती है, अर्थात इसकी अवमानना कैसे, डिसऑनर हो जाएगा तो आप सूट लेके आ जाओगे। सेम चीज बता रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है और प्रॉमिसरी नोट के संबंध में कानून। और इसके साथ साथ अपन ने पढ़ते हैं कि भैया एक चेक ऐसा रहता है, ठीक है, उसमें क्या कर देते, कभी व्यक्ति एक बार क्रॉस कर लेता है, कभी डबल क्रॉस कर देता है। एक क्रॉस का मतलब क्या है, डबल क्रॉस का मतलब क्या है, अकाउंट पे ही चेक कौन होता है, कहां पे मामले लेके आओगे चेक से रिलेटेड। तो वो पूरा का पूरा ये केस किसके समक्ष चलता है, इन्हीं मामलों से जुड़ा होता है। कुछ समझ में आया कि है क्या ये एक्ट में, नहीं आया, क्या नहीं आया पूछो, कुछ तो आया होगा।
अभी वो पढ़ेंगे। अभी क्या उतावले हो रहा है, सेक्शन 4 में है प्रॉमिसरी नोट, अभी कहाँ पहुंचे। अभी बेसिक अभी चीजें बता रहे हैं कि क्या बेसिक चीजें समझ में आई कि इस एक्ट में क्या होने वाला है। अभी ये ना समझो अभी तुम्हें चेक भी समझ में ना आया होगा। हम वो बात ही नहीं कर रहे कि चेक क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या, प्रॉमिसरी नोट क्या। मैं तो ये बता रहा हूँ कि ये 3 प्रकार के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इस पर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोई व्यक्ति पूछे क्या कितने हैं, तो बोलते नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत है। लेकिन इस एक्ट में पर्टिकुलरली बताया गया कि ये 3 प्रकार के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल यही तीनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ठीक है बहुत सारे हैं, लेकिन एक्ट किस पर एप्लीकेबल हो रहा है, केवल 3 चीज। तो ये मेरा कहने का मतलब है, ये सिस्टम समझ में आया कि ये क्यों हम इस चीज को लेकर आए। क्लियर हुआ? उपयोगी है कि नहीं है? बिल्कुल है उपयोगी इन चीजों के लिए। अब जैसे अब कोई चीज आती है बाजार में तो उसके साथ क्या होती है, कोई व्यक्ति बिल ऑफ एक्सचेंज गलत लिख रहा है, कोई व्यक्ति बिल ऑफ एक्सचेंज लिखने के बाद भी पैसा नहीं दे रहा, आपने किसी से प्रॉमिस कर लिया। एक होता है मुंह की प्रॉमिस कि हाँ भैया तुम्हारा 2 लाख रुपए अगले महीने की 10 तारीख को दे देंगे। ये मुंह की बात थी, कौन विश्वास करता है। कल के दिन मुकर जाओगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लिख के दे दो, तो लिख के दिया तो बन गया प्रॉमिसरी नोट। तो अब भैया प्रॉमिसरी नोट कैसा होगा, तो ये डेफिनेशन बताएगा ना कि वो होगा कैसा, कैसा दिखता होगा, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। और अगर तुमने प्रॉमिसरी नोट लिख दिया और उसके बाद अगर पैसा नहीं दे रहे हो तो फिर तुम्हारे ऊपर क्या क्या लाइबिलिटी बनेगी, और कब माना जाएगा कि तुमने उसका डिसऑनर किया। अब तुमने आज प्रॉमिसरी नोट लिखवाया और कल तुम मेरे पास आ गए कि पैसा दो, कितने दिन का उसको समय दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं अब पैसा अमाउंट है कितने दिन का। तो ये पूरे चीजों को ये क्या कर रहा है, आपका एक्ट एक प्रकार से कवर कर रहा है। यहां तक चीजें क्लियर हुई? कोई ऐसा इसको यहां तक समझ में ना आया हो? पूछियो, नहीं समझ में आया हो तो। अब आप इसको स्टार्ट कर सकते हो इस प्रकार से। सबसे पहले क्या था, बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम की कठिनाइयों को लेके को हमने दूर किया किसके माध्यम से, मनी के माध्यम से। और मनी के साथ जो कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको बताई थी, हर समय मनी उपलब्ध भी नहीं हो सकती है कभी कभी, क्योंकि पैसा फंस जाता है, आपको पता होगा। मनी के साथ क्या होता है, ले लाने में कहीं बहुत प्रॉब्लम होती है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो इन्हीं चीजों को हमने दूर करने के लिए क्या लेके, हम कुछ चीजें अन्य लेके आए थे, जैसे चेक हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, और क्या हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया, इस प्रकार की चीजें, प्रॉमिसरी नोट। तो ये सारी चीजों को, इन्हीं चीजों को ये क्या करता है, एक्ट आपका एप्लीकेबल करता है। अब इसके बाद आते हैं, देखिएगा सबसे पहले अगर हम इसके हिस्टोरिकल, वैसे तो देखिए कभी क्वेश्चन नहीं आया है, क्वेश्चन बहुत ऊपर ऊपर से आते हैं, पहले बता दे रहा हूं एनआई से। और ये मान के चलिए जो क्वेश्चन आ चुके वही आएंगे, समझना फिर भी जरूरी है, क्योंकि आगे को हमें क्या करना है, आगे की प्रिपरेशन करनी है एग्जाम्स की। ऐसा तो ही ना कि जितना आ रहा है वही आएगा, क्योंकि अब क्वेश्चन कभी कभार एक्स्ट्रा भी पूछे जाते हैं। अब हमारे साथ आता है कि इसको स्टार्ट कब से किया गया। देखिए तो स्टार्ट वही मैं आपको बता रहा हूं, कौन आए थे हमारे भारत में, अंग्रेज। जब वो भारत में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टैब्लिश किया, उन्होंने उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें आई उनको। और जब उनको ये हो गया कि भारत में उन्होंने क्या कर लिया, पूरी तरीके से भारत उनके कब्जे में आ गया, तो उन्होंने अपने लॉज लागू करना चालू किए। जैसे वो जानते थे कि भारत में आ तो गए हैं, लेकिन पहले भारत में बहुत, भारत रियासतों में बटा हुआ था, तो यहां जाओ तो ऐसा करो, वहां जाओ तो वैसा करो, हर जगह हर राजा की अलग अलग नियम, तो परेशान थे। तो जब उनका भारत में शासन हो गया स्टैब्लिश, उनको पता चल गया कि भारत के हम ही करता धरता है, स्टैब्लिश जब पूरी तरीके से हो गए, तो उन्होंने लॉज भी बनाना चालू किया। देखो आईपीसी भी लेके आए, सारे के सारे लॉ। और देखिए अंग्रेजों ने बहुत सारे अत्याचार किए होंगे, बहुत सारी चीजें खराबियां होंगी उनमें, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी चीजें अच्छी भी थी। जैसे आज आप देखिए जो उन्होंने एक्ट्स वगैरह बनाए हैं, या जो उन्होंने रूल और रेगुलेशन बनाए थे, वो आज भी अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहता, देखिए किसी व्यक्ति में हजार खराबियां है, वो खराबियां तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें कोई अच्छाइयां है तो उससे आपको अच्छाइयां सीखनी चाहिए। सेम चीज अपने साथ भी होती है। नो वन इज परफेक्ट, वो परफेक्ट नहीं थे, वो अपने हिसाब से चल रहे थे, अपन को वो बुरे लगते थे क्योंकि वो अपने देश में शासन कर रहे थे। वो तो देखो स्वाभाविक बात है, अगर हम किसी के देश में शासन करेंगे तो हम उनके लिए बुरे हो जाएंगे, तो वो चीज अलग है। लेकिन आप देखिए जो एक्ट्स उन्होंने दिए, ठीक है, जो बहुत सारे उन्होंने सिस्टम चालू किया, एजुकेशन वगैरह को, सोशल रिफॉर्म सिस्टम वगैरह हम बोल सकते हैं, ये आज भी लागू है। आईपीसी देखिए कब से लिखी गई थी, 1860 की आईपीसी है, सेम आईपीसी आज भी लागू है। 160 साल से ज्यादा हो गए, मतलब अब ड्राफ्ट ही इतना बेहतर किया गया, एविडेंस इतना सा है, पतला सा, 1872 में लिखला गया, लेकिन उसके संबंध में आप 10 किताब भी लिख दो तो कम पड़ जाती है। मतलब जिसने भी ड्राफ्ट किया वो जीनियस आप उनको कह सकते हो, कि आज भी इतने सालों के बाद, जैसे हम कोई चीज बनाते हैं, आज आप ये मोबाइल बना रहे हो, इसकी 2 साल के बाद उपयोगिता खत्म, 5 साल के बाद तो इसको कोई पूछेगा नहीं। वो आते थे पहले वो स्नेक खेलने वाले, वो कीपैड वाले,
1100, नोकिया 1110, 1100, कोई पूछता है आज? खत्म। कितने सालों के बाद? मुश्किल से 10 साल में उनका इतिहास खत्म हो गया। कुछ साल के बाद, 10 साल के बाद और म्यूजियम में रखे जाएंगे। ठीक है कि ऐसे चलते थे। आदमी बताएगा अरे हम भी यूज करते, जब तुम दादा दादी बन जाओगे तुम लोग भी, तो तुम बताओगे कि हम भी यूज करते थे। ठीक है, लेकिन कैसे लॉस बनाए आप ये देखिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लगभग 140 साल हो गए, सेम आज भी एप्लीकेबल होगा। थोड़े बहुत अमेंडमेंट किए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वगैरह वगैरह को लेके, अदरवाइज आप देखिए कितने अच्छे सिस्टम्स थे। तो कुछ बहुत अच्छी चीजें उन्होंने हमें क्या की है, दी है। तो जो अच्छी चीज है वो हमें लेनी है, जो बुरी चीज है उनको क्या कर देना है, भूल जाना है। अब देखिए स्टार्टिंग क्या होती, सबसे पहले ये जो अंग्रेज थे इन्होंने 1840 से क्या किया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाने की कोशिश की थी। पहला प्रयास हुआ था 1840 में। 1840 में सबसे पहले उन्होंने भारत सरकार अधिनियम, मतलब जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके माध्यम से क्या किए थे, विनिमय पत्र और वचन पत्र के लिए क्या लेके आए थे, लॉ लेके आए थे। दो चीजों के लिए, किसके लिए, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के लिए सबसे पहले ये लेके आए थे, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया था। इसके बाद क्या हुआ था, इसको फिर कमीशन के पास भेजा गया। ठीक है, लॉ कमीशन के पास, थर्ड लॉ कमीशन वगैरह के पास इसको भेजा गया, और इसको लेके फिर बहुत सारा विरोध वगैरह हुआ, तो इसको क्या कर दीजिएगा, कैंसिल कर दिया गया। देन 1880 में इसे दोबारा फिर ड्राफ्ट करके, थोड़ा सा अलग ड्राफ्ट करके, तो ये क्या किया, इसको यहां पे किया गया, बाद में इसका विरोध हुआ, इसको क्या कर दिया गया, कैंसिल। सेम 1880 में इसको दोबारा कमीशन के पास भेजा गया, लॉ कमीशन के पास, और लॉ कमीशन ने पास कर दिया 1881 में। तो ये हम क्या करते हैं, आज की डेट में ये वाला हम पढ़ते हैं। तो अब देखिएगा, तो बस इतना ही पढ़ना है, हिस्ट्री बहुत ज्यादा आपको नहीं देखनी है, या अपने क्वेश्चन नहीं आता। अब देखिए दो तीन चीजें आपको देखनी है यहाँ पे। पहला तो इससे पूछा जाता है इसका सोर्स क्या है, जो क्वेश्चन आ सकता है। सोर्स पूछा, देखिए हर एक का एक सोर्स होता है ना, कहां से उदय हुआ है। इस एक का क्या सोर्स है भैया, बताइए क्या सोर्स है इसका। चलिए कुछ चीजें लिखिएगा। सबसे पहले इसका पर्पस क्या है, एक एक चीज है जो समझ में ना आए पूछेगा। अभी डायरेक्ट अपन उठा ही नहीं रहे, ठीक है, जब डायरेक्ट पढ़ेंगे तब अलग चीज होगी, अभी केवल समझिए। इसका उद्देश्य ट्रेड और कॉमर्स को आसान करना। ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स, अपनी भाषा में बोल दीजिए बिजनेस। ट्रेड और कॉमर्स को क्या करना, आसान करना, ये इसका क्या है, मेन ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट टू इजी फाइट, ठीक है, टू इजी ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, तो ट्रेड और कॉमर्स को क्या करना, इजी करना, उसको रिलैक्स करना, या आप बोल सकते हैं कुछ भी अपनी भाषा में बोल दीजिए, इसको इजी करना, आसान करना, टू सिंप्लीफाई ट्रेड और कॉमर्स भी आप कह सकते हो। चलिए समझ में आया। तो कैसे उसने ट्रेड और कॉमर्स को इजी किया, मैंने भी आपको पूरी बता दी कहानी, बार्टर सिस्टम से लेके जो चल के आए इस प्रकार से। दूसरा पूछा जाता है इसका सोर्स क्या है, हर चीज का कुछ ना कुछ सोर्स होता है। उसका सोर्स क्या है, इंग्लिश कॉमन लॉ। भैया ऐसी विधि इंग्लैंड में पहले ही लागू हो चुकी थी। इंग्लिश कॉमन लॉ का मतलब होता है जो इंग्लैंड की विधि हम भारत में लेके आए, तो सेम नियम वहां पे लागू थे, बस उसको कुछ प्रकार से मॉडिफाई हमने क्या किया, मॉडिफाई किया भारतीय व्यवस्थाओं के अनुसार। देखिए हर देश की अलग होता है, हर देश का खान पान जैसे होता है ना अलग। आप यहाँ पे जो चीज आप, जैसे दाल चावल आपको बहुत अच्छे लगते हैं, इंग्लैंड में जाओ तो दाल चावल तो हमें ना मिले, तो ये ना कहना कि अब ये इंग्लैंड में पता नहीं क्या खाते रहते, वो उनका है। वो ऐसे अगर तुम बोलोगे वो यहाँ पे आके बोलते हैं कि कितना तेल खाते हैं यार, ये तेल खाते हैं या पीते हैं, वो भारतीयों को बोलते हैं कि ये लोग तेल खाते हैं या पीते हैं। तो अपनी आदत है अपन की, अगर कोई अच्छी सब्जी और जब तक तेल ऊपर ना लहराए, ठीक है, तो मतलब वो लाल लाल बिल्कुल लहराए ना, तो अपन को मजा ना आता खाने में, होता कि नहीं होता। ऐसे कोई अच्छी सब्जी, नॉर्मल की बात नहीं कर रहे, जैसे कोई बटर पनीर वगैरह खा रहा होगा, पनीर नहीं तो उसमें अलग से ऊपर थोड़ा सा उसको दिखना चाहिए, तो अपने वो डाल दिया जाता है। चलिए खैर, तो ऐसा ही क्या होता है, सोर्स हुआ हमारे यहाँ, क्या सोर्स है इसका, क्या है सोर्स इसका, इंग्लिश कॉमन लॉ। चलिए इसके बाद देखते हैं, निगोशिएबल का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफरेबल चीज, कोई ऐसी चीज जिसको ट्रांसफर कर सकते हैं। निगोशिएबल का मतलब होता है कोई ऐसी वस्तु जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं उनको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की जो सेक्शन 13 है, कौन सी, इसी एक्ट की सेक्शन 13 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इसकी जो सेक्शन 13 है
यहां पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन बताई गई है, और वो ये कह रहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 चीजों पर एप्लीकेबल होता है ये एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारी है, मैं अभी आपको लिखवाऊंगा कौन कौन सी है, लेकिन ये एक्ट केवल 3 नेगोशिएबल पे लागू होता है। जैसे चेक, चेक की डेफिनेशन कहां दी गई है, सेक्शन 6 में। दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज, डेफिनेशन कहां दी गई, सेक्शन 5 में। और तीसरा आता है प्रॉमिसरी नोट, जिसको बोलते हैं वचन पत्र, डेफिनेशन दी गई है 4 में। तो इनकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। अभी इनको पढ़ेंगे डेफिनेशन, तब और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। लिखिए फटाफट इनको। कितनी सेक्शन है, 148 सेक्शन है सेक्ट में, ठीक है। कुछ बीच की नॉन इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो अपने एग्जाम में नहीं पूछी जाती। वैसे तो पता है इसका सिलेबस मैं आपको बताऊं, बहुत सारे एग्जाम में तो ये सिलेबस रहता है। ये बहुत सारे एग्जाम में स्पेसिफाई है सिलेबस 138 से लेके 148, और अभी कुछ समय पहले एमपीसीजे मेंस में भी यही स्पेसिफाई कर दिया था 138 से 148, अब उन्होंने हटा दिया, क्योंकि यही सेक्शन मेन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप मजिस्ट्रेट बन के जाओगे तो आपको यहीं पे ज्यादा काम करना है, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, वो बढ़ाते घटाते रहते हैं। खैर, जब सिलेबस में तो अपन को पढ़ना है, लेकिन ईमानदारी वाली बात यही है कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये रहती है 138 से लेके 148। तो एंड का चैप्टर ना सबसे वाला, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चेक के संबंध में है, ये चैप्टर किसके संबंध में है, चेक बाउंस के संबंध में। चेक बाउंस के भी बहुत तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल 2 तरीके बताए गए हैं कि कैसे चेक आपका क्या होगा, बाउंस होगा, जिसको बोलते हैं, वो भी हम बाद में देखेंगे। चलिए, अब देखते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट किस पर अप्लाई होता है। 3 चीजों पर हो गया। अब कुछ और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, देयर आर सर्टेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कुछ और भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो है, लेकिन एक्ट उन पर अप्लाई नहीं होता। कुछ और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई ऐसी चीज जो क्या की जा सकती है, ट्रांसफर की जा सकती है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और भी है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे नाम आता है पहला हुंडी, इस पे लगा लीजिए स्टार, कभी कभी इस पे एनआई एक्ट लागू हो सकता है। हुंडी बताएंगे, हुंडी क्या होती है, गुंडी नहीं है ये, वो पानी भरने वाली, ठीक है, हुंडी है। हुंडी लिखना, गुंडी उंडी ना लिख लेना, ठीक है। इस पर नहीं होता, बताएंगे अभी जब पढ़ाएंगे ना, तो हुंडी के बारे में बताएंगे कि व्हाट डू मीन बाय हुंडी, एक एक करके। दूसरा लिखिएगा जिस पर एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, पोस्ट ऑफिस मनी बिल, ये भी होता है, ठीक है, इस पर भी एक्ट अप्लाई नहीं होता। पोस्ट ऑफिस मनी, करेंसी नोट और करेंसी नोट, करेंसी नोट, ट्रेजरी बिल, ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा। बैंक नोट, बैंक ड्राफ्ट, बैंक नोट, बैंक ड्राफ्ट, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे आपके क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे। देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन कितनी इजी थी, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसा क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट, जिसको हम क्या कर सकते थे, तो ये सारे के सारे रिटन डॉक्यूमेंट हैं जिनको ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये सारे के सारे पैसों से संबंधित है। मेन मोटिव तो मनी है ना, इसलिए तो एक्ट को लाया गया है, तो ये संबंधित है। लेकिन फिर भी हम इस पे एनआई एक्ट लागू नहीं कर रहे। इस पे क्या हो जाता है, जो बैंक के एक्ट हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, इन पर बैंक के एक्ट एप्लीकेबल होते हैं, या जो कंपनी एक्ट होते हैं ये एप्लीकेबल होते हैं।
लेकिन एनआई एक्ट केवल 3 चीजों पर होता है। तो आपसे कोई पूछे क्या ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बोलते ना हाँ ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो है लेकिन एक्ट इस पर एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब उसका बोल रहा क्यों का कोई जवाब नहीं, क्योंकि उन्होंने केवल 3 चीज को सम्मिलित किया है। आप उसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए, तो उसने केवल 3 चीजों को सम्मिलित किया। हाँ, हुंडी के साथ मैंने लगाया स्टार, हुंडी क्या हो सकती है, सम्मिलित हो सकती है। अभी बताएंगे हुंडी क्या होती है, अब सेक्शन पढ़ाएंगे। हुंडी को अभी जनरली भाषा में समझ लीजिएगा। जैसे समझिए कोई व्यक्ति कहीं पर रहता है, समझो मैं छतरपुर में रहता हूँ, मार्केट में हूँ, तो मार्केट में आपने कभी कभार देखा होगा मार्केट में कुछ प्रथाएं चल जाती हैं। जैसे समझो कि किसी के पास पैसा नहीं है, तो मार्केट में कोई व्यक्ति क्या गया, मेरे पास व्यापार करने आया, उन्होंने मेरे से 2000 का नोट दिया, और मेरे पास अभी सुबह सुबह दुकान खुली थी, फुटकर नहीं थे, तो हमने कहा ऐसा करो पैसे बाद में देंगे। कह रहा है यार आगे हमें क्या करना है, व्यापार करना है, तुम 2000 पूरा चपा ले जाओगे तो क्या करेंगे हम। उसने मुझे 2000 दिया, और सामान कितने का लिया किसी व्यक्ति ने, समझिएगा 2000 रुपए का लिया, और सामान केवल उसने 200 रुपए का, 150 रुपए का सामान लिया। मुझे कितने वापस करने थे उसके, अब या तो मैं इतने का सामान ना बेचूं तो मेरा भी नुकसान और उसका भी है, ये सामान मेरे यहाँ ही मिलता है, और मैं ना बेचूं, मैं कह दूं नहीं बेचना तो मेरा नुकसान है, ऐसे तो मैं कितने ग्राहक भगाऊंगा। तो फिर क्या कर लेते हैं व्यापारी, वो कर लेते हैं कि खुद ही की एक सील बना लेते हैं। उन्होंने एक प्रकार की, समझो बहुत सारी मार्केट में चलता है, तो उन्होंने समझो एक प्रकार का टोकन बना लिया, चौकोर किसी भी प्रकार का, उस पर अपने साइन करके दे देते हैं, और अपनी दुकान की लगा दी उन्होंने सील, और लिख दिया ये 1850। तो ये उस समय के लिए नोट बन जाता है 1850 का। आप दूसरी दुकान को जाके दे दीजिए, वो 1850 में उसको दिया, उसने कहा अच्छा 1850, उनके यहाँ से वो उसको रख लेगा, ठीक है। उसको काटे थे कितने, 850 रुपए, 850 रुपए उसने काटे, या तो वो 1000 रुपए आपको दे देगा वापस, या उसके पास 1000 नहीं होगी तो वो भी ऐसे ही बना के दे देगा आपको। एक सील रखे रहते हैं, सील मारेगा, 1000 रुपए लिख देगा, साइन कर देगा। व्यापार हो रहा कि नहीं हो रहा, कोई का व्यापार रुक ही नहीं रहा। ये होता है हुंडी। हुंडी होती है प्रथाओं के माध्यम से, ये स्पेसिफिक कोई नहीं होती। इसको इसलिए बोला कि इसलिए एप्लीकेबल हो सकता है अगर वो प्रथा, ठीक है, अगर वो प्रथा बहुत ज्यादा पुरानी है और बहुत सब एरिया को लागू करती है। ऐसा नहीं है दो लोगों के बीच में लेन देन होता है, वो एक दूसरे को सील लगा के दे रहा है, ये नहीं होगी हुंडी। दो लोगों से हुंडी, हुंडी का मतलब होगा कम से कम उसका थोड़ा सा क्षेत्र तो हो, कम से कम उसको। अब हम बोल रहे हैं कि छतरपुर का पूरा मार्केट यूज करता है, तो फिर अगर कोई चीज, मैंने बताया था जब प्रथाएं लंबे समय तक हो जाती है तो प्रथाएं विधि की शक्ल ले लेती हैं। हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जब लॉ की डेफिनेशन पढ़ाई थी ना, आर्टिकल 13 में बताया था लॉ के अधीन क्या आते हैं, बाई लॉज भी आते हैं, कस्टम्स भी आते हैं। तो ये कस्टम्स ही तो है, तो ये होती है हुंडी। बन गई होगी हुंडी, तो उसको क्या होगा, वो ये 1000 रुपए ले। अब इन लोग क्या करते हैं, अपना सब रखे रहते हैं, ये शाम को ये दुकानदार जाएगा, कहेगा भैया 1850 रुपए लो, ये पकड़ो तुम्हारा 1850, वो उसको दे देगा, वो उसको दे देगा। जिनका ऐसा होता है वो अपने एक्सचेंज करते हैं, वो डेली बेसिस पे एक्सचेंज कर सकते हैं, वो 15 दिन में कर सकते हैं, मंथली पे। अब समझो उसने इस प्रकार की चीजें करी, ये भी तो एक्सचेंज हो रहा है ना, एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा, और दूसरा क्या है, मनी के रूप में है कि नहीं है। और कल के दिन क्या होगा, सामने वाले ने 1850 वो लेके पहुंचा, बोले भैया दो, कह रहा हम ना देंगे, कह रहा काय ना दोगे, बोले ये तो कागज है, बोले है कागज, लेकिन बोले तुम्हारी सील है, बोले हो गई सील, जाओ। सामने वाला केस कर सकता है, बोले यार महीने भर के ऐसे ऐसे तुम्हारे 90,000 रुपए हो रहे हैं, समझो इसके पास रोज ही उधार ना रहता हो, ये रोज सबको लिख देता हुआ। अब वो कह रहा है सबको इससे मांग रहा है कि पैसा दो, सबके इसमें 2-2 हजार के तो सबके नोट रख लिए। जब इसको देने की बात आई तो ये कोई के पैसा ही नहीं दे रहा, तो जिनके पैसा नहीं दे रहा क्या वो केस नहीं कर सकते, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। पहली मनी है, पैसा है कि नहीं है, दूसरा एक ट्रांसफर है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि व्यापार के हिसाब से व्यापारी की सील लग गई। दूसरा क्या होता है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, तो इसलिए ये भी हो सकता है, लेकिन हर कंडीशन में नहीं होगा, इसलिए मैंने लगाया स्टार। केवल 3 चीजें तो डायरेक्टली होंगी होंगी। हुंडी के साथ है कि हुंडी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है उस मार्केट पर, उस प्रथा पर, वो कहां पर है, कितने समय से एप्लीकेबल है, क्या उसको कानून की मान्यता मिल गई है। क्योंकि मैंने बताया कि ज्यादा समय तक अगर आपकी कोई चीज होती है ना, प्रथा वगैरह बहुत लंबे समय तक अगर लागू होती है, तो उसको किसकी शक्ल दे दी जाती है, लॉ का उसको मान लिया जाता है। तो अब लॉ की शक्ल मिली या नहीं ये भी देखना पड़ेगा। तो लॉ की शक्ल होने के लिए कितने समय से लागू है ये देखा जाता है, कितने लोग उससे जुड़े हुए हैं ये देखा जाता है। तो ये सारी चीजों को देख के क्या माना जाता है, फिर उसको लॉ की शक्ल दे दी जाती है। क्लियर हुआ? आपने नाम सुना होगा बहुत सारी चीजों का, जैसे पहले खापा पंचायत का आपने सुना होगा, कहीं यहाँ सुना है कि नहीं सुना? हरियाणा में होती थी पंचायत, वो बीच में बंद कर दी गई, ऑनर किलिंग वगैरह को उसको आरोप लगे थे। आपने कभी नाम सुना हो? मैं आपको जनरल चीजें बता रहा हूँ। तो ये कोई लॉ में कहीं नहीं लिखा है कि कोई खाप पंचायत हुई। खाप पंचायत मतलब गांव के कुछ लोग मुख्य एक रहते थे, मतलब
8-10 गांव का कोई व्यक्ति हेड बना दिया जाते थे, 3-4 लोगों को, वो लोग बैठ के पंचायतें करते थे और उनके डिसीजन क्या होते थे, माने जाते थे। अब ये हरियाणा में सालों से चला आ रहा था, हरियाणा साइड। तो इसको क्या होता है, लगभग लगभग कानून की शक्ल मान लिया जाता। उन्होंने बोला हुक्का पानी बंद। अब वो उसको कोई गांव में पूछता ही नहीं था, लेकिन ये लॉ नहीं था, लेकिन ये लॉ जैसा था। लेकिन अगर कहीं कहीं इसको मानते भी नहीं थे, क्योंकि अगर लॉ के अगेंस्ट जा रहे होगे फिर कैसे आपको मान्यता मिलेगी। तो कुछ पॉइंट पर ये ठीक भी था। तो बताने का मतलब है ये सारी चीजें यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाती है। क्लियर हुआ यहाँ पे? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है थोड़ा बहुत कि नहीं आ रहा? अभी कोई बैरक तो पढ़ नहीं रहा, तो अभी आपको मैं जनरली वे में बता रहा हूँ। चलिए इसके बारे में कुछ और लिखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने से क्या कहा है इस एक्ट को? सुप्रीम कोर्ट ने इसको जनरल एक्ट कहा है। इट इज नॉट अ स्पेशल। उन्होंने बोला ये कोई स्पेशल एक्ट नहीं है, बल्कि जनरल लॉ है। इट इज अ जनरल लॉ, क्योंकि कोई स्पेसिफिकली किसी सब्जेक्ट पर नहीं है, ये तो सारे के सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने बताया, अभी कुछ आप लोग छोटी छोटी चीजें लिख लीजिए, अभी आपको बाद में समझ में। जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, डीडी, और एक इसका एग्जाम्पल होता है चेक, जिसके एग्जाम्पल होते हैं नहीं, डिमांड ड्राफ्ट। और डीडी हमेशा क्या होती है, अकाउंट पर पेबल होती है, याद रखिएगा। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, अकाउंट पर पे होती है। होता है ना, देखो एक चेक होता है, दो प्रकार के चेक होते हैं, आपने सुना होगा। ऐसे होता है, एक चेक होता है कि आप लेके जाओ पैसा दे देंगे, एक होता है कि आपके अकाउंट में पैसा आएगा, क्रॉस नहीं कर देते जिसको। ऐसे तो डीडी हमेशा क्या होती है, अकाउंट पे ही पे होती है। डीडी का पैसा आपको डायरेक्ट नहीं मिलता, आप डीडी लगाइए, जो भी आपका अकाउंट नंबर उसके साथ दोगे, पैसा उस पर पे किया जाएगा। इसके साथ आ जाइए, 2002 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था, 2002 में, बहुत बड़ा अमेंडमेंट कहा जाता है उसको, जिसके माध्यम से सेक्शन 142 से लेके 147 जोड़ी गई थी। और अभी रिसेंटली इसमें एक और सेक्शन जोड़ी गई है, 148। पहले 141 सेक्शन तक थी यहाँ, ठीक है। अब कितनी हो गई, अभी थोड़ा थोड़ा सा लिखते जाइए। मैंने बोला अभी अपन बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं अभी। और अभी 2018 में एक अमेंडमेंट हुआ है, कब, 2018 में, जिसके माध्यम से 148 सेक्शन जोड़ी गई। इसकी हिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। तो पहले कितनी सेक्शन थी, 141, ये कब जोड़ी गई है, ये 142 से 147 ये 2002 में जोड़ी गई है। और जो 2018 में कौन सी सेक्शन जोड़ी गई थी, 140। आज की डेट में कितनी सेक्शन मौजूद है, 148 सेक्शन इसमें मौजूद है, बढ़ाई गई है उपयोगिता के अनुसार। अब आते हैं आगे, क्लियर हो गया। 1989 की डेटा अगर देखें, 1989 के अगर हम पहले जाते हैं, तो एक्ट क्या था, फुली सिविल एक्ट। फुली सिविल एक्ट, पूरा का पूरा एक्ट सिविल था, कोई क्रिमिनल के इसमें प्रावधान ही नहीं थे। और अभी भी आपसे कोई पूछे तो ये मोस्टली एक्ट अभी भी सिविल है। पहले तो फुल, अभी मैं बोल रहा हूं मोस्टली एक्ट सिविल है, पहले कह रहा हूं फुली, पूरा का पूरा सिविल था। अब क्या हुआ, 1980 के बाद अमेंड करके इसमें कुछ, इसको क्या किया गया, पहली बार इसमें क्रिमिनल प्रोविजन जोड़े गए, और वो भी किसके संबंध में, केवल चेक के संबंध में। तो अब अगर आप इसको पूछते हो कि एक्ट कैसा है, तो मैं बोलूंगा ये क्वासी नेचर का एक्ट है। क्वासी मतलब अर्ध, आधा, मतलब आप इसको बोल सकते हो ये सिविल और क्रिमिनल का मिक्सचर एक्ट है। लेकिन अगर मोस्टली चीजें देखी जाए, अगर हम इसको डिवाइड कर दें, ऐसा कहीं डिवाइड किया नहीं गया है, फिर भी हम डिवाइड करते हैं। अगर हम प्रॉमिसरी नोट की बात करते हैं या बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं, तो ये अभी भी इनके लिए क्या लाया जाता है, सिविल सूट लाया जाता है। सिविल सूट मतलब एक सिविल न्यायालय में जाएगा। और अगर हम बात करते हैं चेक की, तो चेक के ऊपर क्या लाया जाता है, क्रिमिनल, एक मजिस्ट्रेट के पास मामला आता है, तो ये कैसा हो जाता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग इसके ऊपर अप्लाई होती है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग भले अप्लाई होती है, लेकिन जब वो डिसीजन आता है तो वो डिक्री माना जाता है, ठीक है। वो हम बताएंगे अभी आपको कैसे क्या होता है। रीजन क्या था, अब आप बोलोगे पहले जब सिविल था तो सिविल ही रहने देते,
सिविल था, लेकिन क्या होता है देखिएगा, व्यक्ति क्या करते थे, सिविल मामले बड़ा देर लगती है, आप समझिएगा। सिविल मामले और क्रिमिनल मामलों में अंतर होता है कि सिविल मामले ज्यादा एक्सपेंसिव मामले होते हैं, ज्यादा टाइम टेकिंग मामले होते हैं, ज्यादा टेक्निकल मामले होते हैं। बल्कि क्रिमिनल मामलों के समक्ष देखा जाए तो क्रिमिनल मामले थोड़े सस्ते होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, टाइम इनमें कम लगता है और टेक्निकलिटीज कम होती है। इसीलिए कुछ प्रोसीडिंग को हम क्या करते हैं, क्रिमिनल, सिविल से क्रिमिनल में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। तो यहां हमने चेक से रिलेटेड मामले, अब कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, उसका पैसा 2-3 जगह फंस गया, उसका व्यापार खत्म। अब मेरे पास 10 लाख रुपए अमाउंट है, 3 लाख का आपको दिया मैंने चेक, समझो आपने तो मुझे 3 लाख का चेक दिया, इन्होंने 3 दिया, 3 इन्होंने दिया, 9 लाख रुपए मिले, मेरे तीनों चेक बाउंस हो गए, मैं तो फंस गया ना। अब आप कह रहे केस डाल दो, चलो मैं केस लड़ूंगा, केस के बाद मुझे 3 लाख रुपए भी मिलेगा, 3 लाख रुपए का ब्याज मिलेगा, लेकिन वो अगर 5 साल के बाद मिलेगा तो 5 साल के बाद मेरा तो बिजनेस खत्म हो गया ना। तो मुझे क्या करना है, इन मामलों को जल्द से जल्द निपटाना है। अब ऐसा वेट नहीं किया जा सकता कि भैया 3 साल या 4 साल बाद निपटाओ या 5 साल बाद चलने दो मामला। वो आदमी कह रहा तो मैं 3 लाख तो मिल ही जाएंगे, वो कह रहा हम मिलेंगे। लेकिन अगर आज प्यास आज लगी है तो मरने के बाद अगर कोई पानी पिलाए तो क्या मतलब, जब तुम्हारा व्यापार बंद हो जाए तो वो तुम्हें 3 के 4 भी दे दे और 8 भी दे दे, तुम्हारा मतलब क्या हुआ, तो खत्म हो गया ना पूरा व्यापार तुम्हारा। तो इसीलिए क्या किया गया है, हमने इनको क्रिमिनल प्रोसीडिंग में डाल दिया। अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग में क्या होता है, मामले को जल्द से जल्द निपटाया। सिविल मामले हमेशा टाइम टेकिंग होते हैं, याद रखिए। इसीलिए सीआरपीसी की अगर मैंने आपको सेक्शन बताई थी 125, याद होगा 125 जो मेंटेनेंस की कार्रवाई थी, मेंटेनेंस की कार्रवाई इसको भरण पोषण की कार्रवाई होती है, ये भी सिविल होती है। जब इसमें आता है ना तो इसमें सिविल डिक्री वगैरह आती है या ऑर्डर आता है, लेकिन होने के बाद भी ये मामला सिविल होने के बाद भी मजिस्ट्रेट के पास जाता है। जनरली क्या होता है, अगर कोई सिविल मामला होता है तो वो कोर्ट के पास जाता है, लेकिन वो मजिस्ट्रेट के पास जाता है, सेम चीज वही है। अब किसी महिला के पास क्या है, उसको भरण पोषण की जरूरत है, उसके पास रोटी कपड़े मकान की जरूरत है। अब तुम कह रहे मामला सुनो, 10 साल बाद तुम डिसीजन दे रहे हो सिविल केस में, महिला मरना जाएगी या, तो उसमें आपको क्या करना है, क्रिमिनल मामले का मतलब है कि आपको लेस एक्सपेंसिव कर दिया, सस्ता, हमने क्या कर दिया, उसको टाइम टेकिंग कम कर दी, और उस मामले को हमने क्या कर दिया, टेक्निकलिटी से दूर कर दिया। इसलिए हम क्या करते हैं, लोग व्यक्ति क्रिमिनल मामलों को जो प्रोसीडिंग होती है वो थोड़ा सा ईजी होती है, सिविल में थोड़ा सा टेक्निकलिटीज ज्यादा है। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए, तो कब से बनाया गया भैया इसको, 1989 से इसमें क्रिमिनल। तो आप बोल सकते हो ये एक्ट जनरली मोस्टली ये सिविल नेचर का एक्ट है अभी भी, ठीक है, मोस्टली अभी भी सिविल नेचर का है, लेकिन जो चेक के रिलेटेड प्रोविजन है वो क्वासी नेचर के आ जाते हैं। इसके साथ साथ क्या प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस पर एप्लीकेबल होगी, इस एक्ट पर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होगी यहां पे, पूछ रहा हूं। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है गुप्तता का सिद्धांत, संविदा की गुप्तता का सिद्धांत या संविदा के संसर्ग का सिद्धांत। ये मैंने आप लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाया है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो पता नहीं क्या है। तो दिमाग लगाओ, अगर याद आया हो, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता था, यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकती है या नहीं हो सकती, सोचो। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ओनली रेलेवेंट पार्टीज कैन एनफोर्स, ठीक है। बताइए क्या होता है। प्रिविटी का मतलब होता है जो संविदा के पक्षकार होंगे केवल वही उसको एनफोर्स करा सकते हैं, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति। अगर कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हुआ है तो कोर्ट जाने का, एनफोर्स का मतलब होता है कोर्ट जाना। कोर्ट का मतलब लीगली एनफोर्स, अर्थात आपके पास लीगल रेमेडी है, लीगल रेमेडी कोर्ट जाके मिलेगी। तो कोर्ट ए जा सकता है या बी जा सकता है, सी चाहे चला जाए तो ना जाएगा। तो अब पूछ रहा हूं क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपका प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो यहां नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, रीजन है क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट कैसी है, ट्रांसफरेबल। मैंने एक चीज आपको दी, आपने बगल में दे दी, बगल ने और बगल में दे दी, और फिरती फिरती पता नहीं कहां फिर गई। अब जो व्यक्ति मेरे पास लेके आएगा मेरी लाइबिलिटी उसके ऊपर बनेगी। अब मैं नहीं कह सकता मैं नंदिनी को, मैंने तो नंदिनी को दिया था तो नंगे, अब भैया नंदिनी को देने से मतलब क्या है, मैंने तो क्या कर उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करा रहा हूं ना। अब समझिएगा, जैसे आप अपना हो तो अपना व्यापार हुआ कुछ लेके, 20,000 रुपए को लेके ट्रांजेक्शन है अपना, मेरे पास 20,000 रुपए नहीं है, तो आपने कहा कि ऐसा करो कि आप मुझे क्या लिख दीजिए, एक प्रॉमिसरी नोट लिख दीजिए। प्रॉमिसरी नोट मतलब प्रॉमिस कर दीजिए नोट के माध्यम से कि आप 20,000 रुपए दोगे। हाँ, मैंने कहा कि भैया मैं आपको अगले महीने, या मैंने बोल दिया कि 1 जनवरी को या 1 दिसंबर को, जो भी डेट अपनी तय हुई, 1 दिसंबर को आपको 20,000 रुपए दूंगा, साथ साथ इसमें 3,000 रुपए ब्याज दूंगा, तो टोटल 23,000 रुपए दूंगा।
या तो आप मुझसे मांग लीजिएगा, या तो मैं 23 को दे दूंगा, या आप डिमांड जब कर दो तब इस डेट के अधीन। मतलब दोनों प्रकार से हो सकता है, ऑन डिमांड भी हो सकता है, अदरवाइज। मैंने आपको लिख के दे दिया, किसको? आपने कहा लिख के दो, मैंने आपको लिख के दे दिया। इसका मतलब है कि जब आप वो मेरे सामने रखोगे वो 23,000 रुपए का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको पैसा पे करना पड़ेगा। अब आपको पैसा किससे मिलना था? बगल में मिलना था 25,000 रुपए किसी चीज का। उन्होंने आपको 2,000 दिया, आपने उनको थमा दिया, बोले लो ये पकड़ो। सामने वाला कह रहा है पैसों की जरूरत है, हम कह रहा है कि आप जैसे हम समझे कोई तुम्हारे पास आया, आपके पास है वो चीज। कोई व्यक्ति आया कि यार तुम्हें पैसों की जरूरत है, तुमने क्या किया? उसको बल दी, वो चीज दे दिया। तो तुम्हें किसी का उधार देना था, ये आ गया शिवम कि तुम्हें 20,000 रुपए मेरा उधार देना है, मेरा उधार। तो ये कह रहा है देखो अभी पैसा तो नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या है कि इंस्ट्रूमेंट है, और ये लीगली होती है, व्यक्ति इसको लेता है, क्योंकि लेता है तभी तो बनाई गई है ना। ये तो बनाने का मतलब क्या हुआ? आपने इनको दे दिया 23,000 का, तो इनके पास है। इनको किसी और का पैसा देना था, तो इनने समझो दे दिया किसी और व्यक्ति को, सचिन को। अब हुआ क्या? जिसके पास होगी वो एंड में, जो होल्डर होता है, होल्डर मतलब जिसको होल्ड किया है, जिसको अपने पास रखा हुआ है, वही उसको क्या करा सकता है? कैश करा सकता है। अब जो उसमें मैच्योरिटी डेट थी, मैच्योरिटी डेट मतलब जिस दिन वो परिपक्व हो जाती है। परिपक्व का मतलब जो उसमें डेट लिखी गई थी, उसमें 3 दिन का आपको समय मिलता है। उसके बाद समझो 1 तारीख लिखी थी, हमारे पास 3 या 4 तारीख को है, बोले देखिए सर ये आपका ही है। हमने कही हाँ। बोले आप 23,000 दीजिए। तो मैं क्या करूंगा? इनको 23,000 रुपए दूंगा। अब अगर मैं नहीं देता तो नंदिनी तो चली गई, नंदिनी का काम हो गया, शिवम का काम हो गया, ये मेरे ऊपर केस लेके आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट तो हम दोनों के बीच में हुआ था ना, और केस कौन लेके आ सकते हैं मेरे ऊपर? ये लेके आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं होती है, क्योंकि इसका नाम ही है ट्रांसफर बिल। भैया ट्रांसफर एक व्यक्ति से चेक नहीं होती, ब्लैंक चेक लिख के दे दो, कोई व्यक्ति किसी को भी ट्रांसफर करते जाएगा, और एंड में जिसके पास होगी वो क्या करेगा? उसको कैश कराएगा। यही होता है ना। तो इसलिए मैंने बोला इस पर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल नहीं होती, कोई भी व्यक्ति करा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा चेक बाउंस के जो मामले होते हैं उनमें कैसा ट्रायल होता है। चेक बाउंस के जो केस होते हैं, इनका जनरल रूल है, जनरल रूल है कि इसमें क्या होगा? समरी ट्रायल। देखिए सीआरपीसी में समरी ट्रायल जनरल रूल नहीं था, समरी ट्रायल। यहाँ पे समरी ट्रायल जनरल रूल है, और अगर किसी मामले में समरी ट्रायल नहीं करना तो जनरल ट्रायल एक्सेप्शन माना जाएगा। जनरल ट्रायल क्या माना जाएगा? इसका एक एक्सेप्शन। समरी ट्रायल आपने सीआरपीसी पढ़ी होगी जिन्होंने, इसलिए सीआरपीसी सब पढ़ा चुके हैं पहले। यहाँ जो नहीं पढ़ी चलिए वो दोबारा पढ़ेंगे, जो पढ़ चुके हैं तो थोड़ा इसलिए बोल रहा हूँ रिकॉल करते जाओ। हर मामले का समरी ट्रायल, समरी ट्रायल का मतलब होता है बहुत जल्दी ट्रायल करना, समरी लीगल पे मतलब बहुत छोटे तरीके से ट्रायल कर देना। तो समरी ट्रायल जनरली मामलों का नहीं होता सीआरपीसी, वो कुछ मामलों का होता है, लेकिन इस एक्ट में हर मामलों का समरी ट्रायल होगा। लेकिन कुछ मामले जिसका समरी ट्रायल नहीं करना है वो आपको बताना, ये एक्सेप्शन आएगा। एनआई के मामलों में क्या होता है? हर मामले का समरी ट्रायल होता है, और जनरल ट्रायल क्या होता है? यहाँ पे एक्सेप्शन माना जाता है। और जनरल ट्रायल कब होता है? अगर कोर्ट को लगता है कि 1 साल से ज्यादा का दंड देना है, 1 साल से ज्यादा का अगर दंड देना है, 1 साल से ज्यादा का, तो फिर वो क्या करता है? जनरल ट्रायल करता है। और 1 साल तक का दंड देना है तो फिर क्या करता है? समरी ट्रायल कर लेता है। अभी बेसिक ही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो डायरेक्ट तो अभी अपन पढ़ ही नहीं रहे हैं। क्या ना समझ में आए तो पूछते जाइएगा। चलिए वो उनकी बात कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनकी अपन थोड़ा सा यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। कॉग्निजेंस कौन लेता है इस मामले में? संज्ञान कौन लेता है? यहाँ पे बताया था ना, संज्ञान मतलब संज्ञान ले सकता है कॉग्निजेंस एनी कोर्ट, सॉरी एनी मजिस्ट्रेट। कॉग्निजेंस कौन ले सकता है? एनी मजिस्ट्रेट। और बात आती है ट्रायल कौन करेगा? वो करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास,
या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। 2 पॉइंट ये आप लिख लीजिएगा, ये आपको एंड में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके साथ साथ मामले कैसे होते हैं, आप कंपाउंड कर सकते हो। कंपाउंड का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज, अपनी भाषा में समझ लीजिएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं समनीय, और वैसे बोलते हैं कंपाउंडेबल। यहां पे हर मामला कंपाउंडेबल होता है जिसमें समझौता किया जा सकता है, ठीक है। हर मामला कंपाउंडेबल होता है, और एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे मामले को कंपाउंड कर सकते हैं। बस ये होता है कि जितनी लेट कंपाउंड करोगे उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है, ठीक है। कंपाउंड करने को तो पैसा देना पड़ेगा, बाकी हमेशा ये कंपाउंड होता है। मोर देन 1 ईयर में क्या करना पड़ेगा, जनरल ट्रायल करना पड़ेगा। ट्रायल 2 कोर्ट करेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का कोर्ट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कोर्ट करेगा। और कॉग्निजेंस कौन ले सकता है, कोई भी मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। और हर मामला क्या होता है, कंपाउंडेबल, कभी भी कंपाउंड कर सकते हो। इवन मामले को सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी कंपाउंड कर सकते हो, लेकिन जितनी लेट कंपाउंड करोगे उतना आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। बताऊंगा कब कितना पैसा दे लगता है, जब अपन 147 सेक्शन में पहुंचेंगे तब है। तो 147 बात करती है कि हर मामला यहाँ पे क्या होगा, कंपाउंडेबल माना जाएगा। और हर मामला कैसा होता है, यहाँ पे बेलेबल भी होता है, जमानत आपको अधिकार के तौर पे मिल जाती है, और नॉन कॉग्निबल, किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। ये आपका आता है। तो कंपाउंडेबल हो रहा है हर मामला, मतलब ये बोल सकते हो ये जो कॉम्बो बैठता है ना, कंपाउंडेबल, नॉन अवेलेबल और नॉन कॉग्निबल, ये उन अपराधों पर बैठता है जो अपराध थोड़े से छोटे होते हैं। क्योंकि जो अपराध बड़े होते हैं उन पे हमेशा मामला क्या होता है, नॉन अवेलेबल होते हैं, उन पे बेल नहीं मिलती। कॉग्निजेबल होते हैं मतलब आपको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। और नॉन कंपाउंडेबल होता है अर्थात उनमें समन, जैसे मर्डर का मामला होता है यहाँ पे, तो टोटल उल्टा होता, कंपाउंडेबल की जगह नॉन कंपाउंडेबल होता, बेलेबल की जगह नॉन बेलेबल होता, नॉन कॉग्निजेबल की जगह कॉग्निजेबल होता। तो ये सीआरपीसी में ऑलरेडी मैं सारी चीज आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ट्रायल कौन सी कोर्ट करेगी, ट्रायल देखिए 2 कोर्ट मैंने बताई ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये 2 कोर्ट होती है जो ट्रायल करती हैं, और कॉग्निजेंस कोई भी ले सकता है। ये अपन पढ़ेंगे 142 में, थोड़ा सा अभी रुकेंगे अपन, 142 जब पहुंचेंगे, अभी समय है। अभी तो बेसिक आइडिया बता रहा हूँ कि कौन कौन सी अथॉरिटीज आपकी यहाँ पर आ सकती है। वन 141 किससे रिलेटेड है, कंपनी से रिलेटेड अपराधों से रिलेटेड है। 141 किससे रिलेटेड, ऑफेंस रिलेटेड टू कंपनी से रिलेटेड अपराधों। और यहां पे 4 प्रिजम्पशंस भी चलती हैं, उपधारणा, ठीक है। 4 प्रिजम्पशन चलती हैं। कौन कौन सी प्रिजम्पशन कहां कहां चल रही हैं, सेक्शन 118 ये प्रिजम्पशन की सेक्शन है, 137 प्रिजम्पशन की है, 139 प्रिजम्पशन की, और 190, 4 प्रिजम्पशन। यहां से क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। ये लिखवाने का मतलब है कि यहां से क्वेश्चंस आपके आएंगे। जो मैं अभी चीजें बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीजें यही है। जैसे मैंने 6, 7, 8 का जिक्र किया आपसे, सॉरी 3, 4, 5, 6 का जिक्र किया मैंने, ये 138 से लेके 148 का जिक्र कर रहा हूँ। मींस ये इंपॉर्टेंट सेक्शन आने के लिए, देखिए कुछ भी आएगा पूरा पढ़ेंगे, लेकिन ये सेक्शन मोर इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी प्रिजम्पशन होती है सारी की सारी रेबुटेबल होती है। अभी एविडेंस में बताया है, रेबुटेबल प्रिजम्पशन होती है सब। या अभी क्या होता है रेबुटेबल प्रिजम्पशन, एविडेंस में बताया है, ऐसी उपधारणा है जिसको साक्ष्य देके तोड़ा जा सकता है। मतलब न्यायालय उपधारणा तो कर लेगा इसका मतलब, लेकिन ऐसा नहीं है कि उपधारणा करे रहेगा। आप न्यायालय में एविडेंस पेश कर दो, आप अपना एविडेंस दोगे तो न्यायालय आपकी उपधारणा को क्या कर देगा, बदल देगा। मीन्स उस उपधारणा को तोड़ा जा सकता है। अच्छा एक बताइए, एक चेक को कितनी बार आप, जैसे चेक हो गया, 2 चीज आएंगी।
चेक है, किसी व्यक्ति ने चेक लिखा, चेक में डेट डाली जाती है कि नहीं डाली जाती है? तो दो प्रकार से होता है, डेट डाल दो या ना डालो। डेट नहीं डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमेशा उसकी वैलिडिटी बनी रहेगी। लेकिन अगर कोई चेक में डेट डाल दी जाती है, डेट, तो उसको कितने महीने के अंदर कैश कराना पड़ता है? देखिए दो चीजें हैं, अगर इस एक्ट के हिसाब से देखोगे तो ये कहता है 6 महीने और वैलिडिटी के अधीन। लेकिन आरबीआई की जो गाइडलाइन है कि हमें तो आरबीआई की गाइडलाइन से, क्योंकि तुम 6 महीने एक्ट कह रहा है, 3 महीने बाद तो स्वीकार ही ना करेगा तो क्या करोगे, उसका बैंक में चले जाओगे, भगा देगा। तो ये जो आरबीआई की गाइडलाइन है ये कह रही है 3 महीने के अंदर पेश करना हमें पड़ता है। तो क्योंकि वो ये भी लिखा है ना उसके एक्ट के अंदर जो वैलिडिटी हो, तो वैलिडिटी क्या है? 3 महीने, जो भी अर्लियर हो, उसमें लिखा है कि जो भी अर्लियर हो। तो अर्ली क्या होगा? जो भी अर्लियर हो। अर्लियर क्या हो रहा है? 3 महीने। तो हमें कोई भी चेक को याद रखिएगा कितने महीने में पेश करना पड़ता है? 3 महीने में पेश करना पड़ता है, जो उसकी डेट है, ठीक है, उसकी डेट है। अब समझिएगा, कोई व्यक्ति 3 महीने में पेश नहीं कर रहा, अब क्या किया जाएगा? तो चेक क्या हो जाएगा आपका? बाउंस हो जाएगा। आप फिर चेक को पेश नहीं कर पाओगे, मतलब जो भी व्यक्ति की लाइबिलिटी बनती थी वो लाइबिलिटी क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी, ठीक है। व्यक्ति की लाइबिलिटी क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। अब व्यक्ति की लाइबिलिटी खत्म, तो वो किसी चीज के लिए क्या नहीं माना जाएगा? लाइबिल नहीं माना जाएगा। तो याद रखिएगा कि आपसे कोई पूछे कितने दिनों में चेक को पेश करना है? 3 महीने में। और 3 महीने में अगर पेश नहीं कर रहे तो क्या होगा? क्या होगा? तो व्यक्ति, उसकी लाइबिलिटी खत्म। अगर किसी व्यक्ति पे लाइबिलिटी, जैसे किसी को आप दंड दिलाना चाहते हो और दंड दिलाओगे तो आपको 3 महीने पेश करना पड़ेगा, तभी तो बाउंस होगा, और बाउंस होगा तो आप केस करोगे। लेकिन आप खुद ही सोते रहे, आज 3 महीने की वैलिडिटी खत्म, आप पहुंचे चौथे महीने में, बोले बैंक में डाला, तो बैंक ही आपको भगा देगा, बोले भैया जाओ, उसकी वैलिडिटी हो चुकी है, खत्म। अब सामने वाले को आप क्या नहीं कर सकते हो? लाइबिल नहीं कर सकते हो कि वो आपको चेक में जो अमाउंट है वो आपको दे, क्योंकि उसकी वैलिडिटी हो चुकी है। वो 3 महीने तक तो लाइबिल माना जाएगा। अब समझिएगा, अब एक प्रश्न, एक चेक को कितने बार बैंक में प्रस्तुत किया जा सकता है? देखो मैंने बोला कितने महीने में प्रस्तुत करना है? 3 महीने के अंदर आपको बैंक में क्या करना है? चेक को प्रस्तुत करना है, ठीक है। अब आप लेके गए बैंक वाले, एक बार लेके गए, फर्स्ट बार लेके गए और उसने आपको क्या कर दिया? लौटा दिया। कह रहा कि रहने दो यार, इसमें पैसा ही नहीं है, चलो ले जाओ, कुछ भी कह के लौटा दिया। अब प्रश्न आता है, और लौटाता ऐसा नहीं है, लौटाने में क्या कर देता है? वो डिसऑनर लगा देता है, लाल पेन वगैरह से, तो यही हो जाता है डिसऑनर। उसमें बैंक की सील वगैरह लगा देता है। इसी आधार पे आप क्या करते हो? उसको नोटिस दोगे सामने वाले को कि भैया उसका डिसऑनर हो गया। अगर वो पर्याप्त समय के अंदर आपको पैसा वगैरह दे देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर केस हो जाता है। अब प्रश्न आया कि एक चेक को कितने बार वैलिडिटी के अंदर आप प्रस्तुत कर सकते हो? कितने बार भी, अगर आपके पास चेक है और वैलिडिटी के अंदर है, तो आप उसको कितने बार भी पेश कर, रोज पेश करो, रोज ही काट के भगा दे तो क्या दिक्कत है? लेकिन पेश कितने बार भी कर सकते हो, लेकिन पैसा थोड़ी ना मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको कितने बार पेश कर सकते हो? कितने बार भी पेश कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा देखनी है। तो आज बस इतना ही देखेंगे। जर्नल इंट्रोडक्शन क्लास थी, कल सेक्शन 1 से पढ़ेंगे हम, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स होंगे इंपॉर्टेंट, वो बताएंगे, बाकी सेक्शन 1 से हम पढ़ेंगे कल। तो ये इंट्रोडक्शन की क्लास थी। अगर कोई मन में सवाल हो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड, अंदर का नहीं, बाहर के जो सवाल बताए हैं, कुछ ना समझ में आ रहा हो जर्नल वे में, तो आप वो पूछ सकते हो। और कोई ऐसा सवाल है जो जर्नल वे पे हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि भैया ये चीजें समझ में नहीं आई हैं, इसको जाके थोड़ा सा पढ़िएगा, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। और जब वो चीजें पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो चीजें आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगी। 3 नहीं, कितने बार भी। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा बहुत आया कि है क्या? पूछना है, पढ़ के आ रहा है तो कल पूछ लेना या आज पूछ लो, थोड़ा सा मेहनत है। और याद रखिएगा संडे को टेस्ट है। क्रिमिनल अमेंडमेंट कौन सी ईयर में होता है? क्रिमिनल अमेंडमेंट बहुत सारे ईयर में हुआ है क्रिमिनल अमेंडमेंट। हाँ, ये हुआ है, देखिए 1989 में इसका एक्ट को चेंज किया गया था, ठीक है। सिविल से क्या किया था? क्रिमिनल किया गया था। फिर 2002 में हुआ है क्रिमिनल, और अभी एक रिसेंट हुआ है 2018 में, ये अमेंडमेंट हुआ है। तो ये वाला आपका आंसर होगा। क्रिमिनल अमेंडमेंट बहुत सारे हुए, 2-3 हो चुके हैं। संडे को टेस्ट
किसका है सर? एकोमोडेशन का टेस्ट है संडे को, उस वाले ग्रुप में होगा आपका, एकोमोडेशन वाले ग्रुप में, ठीक है। एकोमोडेशन वाले ग्रुप में, एकोमोडेशन वाले ग्रुप में कब होगा? संडे को टेस्ट है, याद कर लीजिएगा, तैयार, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो फिर मैसेज करके पूछ लीजिएगा। कल काय की छुट्टी? काय की छुट्टी?